फ्रेंड्स नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में स्वागत है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बीएड फर्स्ट ईयर का, ठीक है, समकालीन भारत और शिक्षा, ठीक, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इसका ये पेपर है। इसमें हम आपको दिखाएंगे कैसे क्वेश्चन पेपर आते हैं, कैसा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कितने कितने नंबर्स के होते हैं टोटल, तो ये सब हम आपको इसमें बताएंगे और कैसे करना है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हाँ, तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे आते हैं इन्हें देखिए। पहले हैं प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, ठीक है। वर्तमान भारत में एक प्रभावशाली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए किस सीमा तक उनका प्रयोग किया जा सकता है। ये 16 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ 8+8 में डिवाइड है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें प्राचीन जो भारत है, प्राचीन भारतीय जो भारत में शिक्षा है उसकी क्या विशेषता है उसके बारे में बताना है, और प्राचीन जो या वैदिक काल जो बोलते हैं, वैदिक काल जो शिक्षा है उसके बारे में हमें बताना है और उसकी विशेषताएं बताना है, ठीक है। ये 8 नंबर में हो जाएगा। उसके बाद में 8 नंबर में ये नीचे का है। तो ये विशेषताओं में क्या हो गया, जैसे उपनयन संस्कार था, इसमें विद्यारंभ संस्कार था, ठीक है, समावर्तन संस्कार था, गुरुकुल पद्धति थी, व्यावसायिक शिक्षा, तो ये सभी इसकी विशेषताएं थी, ठीक है। फिर इसके बारे में आपको लिखना है, ये है। फिर अगर वो नहीं आता तो ये जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ अथवा में, तो आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, भारत में शिक्षा, भारत में अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं उन्हें दूर करने के लिए आप जो है आप सुझाव दीजिए। तो उपाय या सुझाव बताइए। तो इसमें ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को घुमाया है, ठीक है। ये यूनिट 4 से क्वेश्चन आया हुआ है। इसको भारत में अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं इन्हें दूर करने के लिए उपाय सुझाइए, ये क्वेश्चन दिया गया है। वैसे तो इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। ये सही जो क्वेश्चन देखा जाए तो क्या है, शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। मतलब क्वेश्चन घुमाया है, ठीक है, ये समझ लीजिए, बाकी वही चीज़ है। तो प्राथमिक स्तर पर उनके कारणों का विवेचन कीजिए, उन्हें दूर करने के लिए कुछ व्यावसायिक उपाय वगैरह बताए। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन घुमा दिया उसने। तो इसमें पहले अपव्यय एवं अवरोधन के बारे में बताएंगे। अपव्यय क्या है, मैंने डाला भी है वीडियो, तो वहाँ पे भी बताया अपव्यय क्या था। जब कोई बच्चा जो किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के बाद उसे पूरा किए बिना बीच में छोड़ देता, तो उसे क्या बोलते हैं, अपव्यय बोलते हैं, ठीक है। परिभाषा भी बताइए, परिभाषा भी दी हुई है, वो भी लिखना। फिर अपयोग के कारण लिखना है, ठीक है। उसके क्या कारण थे, आर्थिक कारण थे, शैक्षिक कारण थे, पारिवारिक कारण थे, ठीक है, दोषपूर्ण शिक्षण पद्धति, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम वगैरह, तो ये सब वहाँ पे ये भी लिखना होगा। फिर इसमें मतलब फिर बताएंगे अवरोधन, ठीक है, तो अवरोधन के कारण बताएंगे, ठीक है। फिर उनकी जो समस्याएं उनको दूर करने के उपाय बताएंगे, तो उन्हें ऐसे लिखेंगे। उसके बाद में आता है ये वुड का आदि स्पष्ट, ठीक है। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, समीक्षा कीजिए, ठीक है। मतलब वुड का घोषणा पत्र ये पूछ रहा है, ठीक है। जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन, सर चार्ल्स वुड थे, तो इसके बारे में लिखना। इसका भी मैंने वीडियो डाला है, बहुत अच्छे से वहाँ पर बताया, आप वहाँ से देखिए, ठीक है। 16 नंबर में है। फिर उसके बाद में आता है सन 1940 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का भारत के विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों पर क्या प्रभाव पड़ा। 1940, ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ, 1940 नहीं 1904 होगा, ये ऊपर सही लिखा हुआ, ठीक है, 1904। तो ये पूछ रहा है 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का भारत के विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसके बारे में बताना है। अगर वो ऊपर वाला नहीं आता तो इसे कर सकते, दो में से कोई एक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में या हम ये बोल सकते हैं 1904 का मतलब लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा के नीति के बारे में हमें वो सब बताना है, ठीक है। उसका महाविद्यालयों पर, विश्वविद्यालयों पर क्या प्रभाव पड़ रहा, तो इसको यहाँ पे विस्तृत में बताना है। फिर उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन ये है 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। 1986 की मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, तो इसके बारे में, और इसके बाद में एक वो है ना, उसका संशोधित रूप भी 1992 वाले, जिसे जर्नार्डन समिति भी बोलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते ही हैं, ठीक है। इसके बारे में लिखना है। फिर ये आया मध्यकालीन भारत में शिक्षा के संगठन का संक्षिप्त विवरण कीजिए, ठीक है। ये यूनिट 1 से आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या है, 8 प्रश्न है, ठीक है। किन्हीं 4 प्रश्नों को, हाँ ठीक है, 4 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक कितने के, 4-4 के नंबर के हैं। तो इसमें से कोई भी 4 करने हैं। तो पहला क्या दिया है, बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, ठीक है।
इसकी क्या विशेषताएं थी मैं थोड़ा बहुत बताते चलता हूँ। बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं, मतलब शिक्षा का जो यहाँ पे माध्यम था वो पाली भाषा थी, ठीक है। और जो शिक्षण पद्धति थी वो मौखिक थी और रटने पर बल दिया जाता था, ठीक है। और गुरु और शिष्य के मध्य जो संबंध थे वो मधुर थे, ठीक है। पबज्जा संस्कार, उप संपदा संस्कार, ये सब भी इसकी विशेषताएँ थी। उसके बाद में आता मध्यकालीन भारतीय शिक्षा। एक चीज़ देख रहे हैं, ये जो 2019 का पेपर आया हुआ है इसमें यूनिट फर्स्ट से ज़्यादा उठेगा। बौद्ध काल मतलब वैदिक काल भी आया, बौद्ध काल भी आया है और मध्यकाल भी आया हुआ है, ठीक है। तीनों जगह से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें हाँ, फिर दूसरा ये मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के क्या प्रमुख उद्देश्य थे, ठीक है। तो मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा जिसे बोलते हैं, मेडिवल इन पीरियड, ठीक है। तो इसमें क्या था, इस्लाम धर्म का प्रचार व प्रसार करना, ठीक है। और फिर मुस्लिम संस्कृत का प्रचार व प्रसार करना, मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना, का है सांसारिक उन्नत करना, ये सब थे इसके उद्देश्य, ठीक है। फिर आता है सैडलर आयोग की मुख्य सिफारिशें, ठीक है। सैडलर आयोग जिसे क्या बोलते हैं, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी सिफारिशें बतानी है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या बताया था, माध्यमिक शिक्षा संबंधी सिफारिशें दी थी, ठीक है। और कलकत्ता विश्वविद्यालय संबंधी सिफारिशें दी थी और भारतीय विश्वविद्यालय संबंधी सिफारिशें दी थी। तो ये सभी उनके बारे में भी लिखना है, ठीक है। फिर स्त्री शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए, ये है, ठीक है। फिर आता है बहुउद्देशीय स्कूलों से आप क्या समझते हैं, ठीक है। 4 नंबर में है व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपर्पज जो है स्कूल्स। तो इसमें क्या है, ये जो बहुउद्देशीय स्कूल थे, ये जो विद्यार्थियों की योग्यता, रुचि तथा उद्देश्य की पूर्ति के लिए और पाठ्यक्रमों के शिक्षण की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। ये थे इनके उद्देश्य, इसमें लिख देंगे कुछ, ठीक है। और इनकी जो आवश्यकता है वो भी लिख देंगे। तो ये 4 नंबर का। फिर आता है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें जो ज्ञान को मतलब ज्ञान को विद्यालय के बाहरी ज्ञान से जोड़ना, ठीक है। और रटने को मतलब रटने पर बल ना देना, उससे मुक्त होना, ठीक है। ये सभी थे। और जो बालक का चहुमुखी विकास करना, ठीक है, बिना मतलब शिक्षा बिना बोझ के देना। तो ये सब इसके सिद्धांत में थे, मैंने कराया भी है, वीडियो पढ़िए वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके बाद में जनार्दन रेड्डी समिति 1992, ये जो जनार्दन रेड्डी समिति है, ठीक है, 1992 की प्रमुख सिफारिशें पूछी गई हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे कौन कंफ्यूज कर रहा है, ये वो है ना जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 है, ये वही चीज़ है, ठीक है। तो ये है। फिर है जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्यों का, कहाँ है कि उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य, ठीक है। तो इसमें से केवल आपको 4 ही करने हैं, ठीक है। फिर आता है सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में क्या है, 10 प्रश्न है, 10 प्रश्नों से हमें कितने 8 करने हैं, प्रत्येक कितने का 2 अंकों का है। तो पहला ये सर्व शिक्षा अभियान से क्या अभिप्राय है, ठीक है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान जिसे एसएसए भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, जो है से क्या अभिप्राय इसके बारे में लिखना है। थोड़ा सा मैं बता दूं, इसमें जो इसकी शुरुआत हुई तो 2001 में हुई थी, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या था, मतलब जो 2010 तक, ठीक है, 6 से 14 आयु वर्ग के जो है छात्र हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना। तो ये था। फिर है दूसरा, छनाई का सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है, फिल्ट्रेशन थ्योरी जिसे बोलते हैं, निस्यंदन सिद्धांत भी बोलते हैं, ये किसने दिया था, लॉर्ड मैकाले ने दिया था, ठीक है। फिर है भारतीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या है। भारतीय शिक्षा आयोग का अन्य नाम जिसे कोठारी आयोग भी बोलते हैं, ठीक है, 1964 से 1966 तक था, ठीक है। फिर आता है प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब घोषित की गई। प्रथम शिक्षा नीति मतलब 1986, ठीक है। द्वितीय कब हुई थी, 1992 में। तो ये थे। फिर है पबज्जा संस्कार क्या है, पबज्जा संस्कार, ठीक है। फिर क्या है, जनार्दन रेड्डी समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, 1992 में, ठीक है, 1992, जिसे संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित है, ठीक है। तो NKC, ठीक है, तो इसका प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित है, 5 भागों में विभाजित है, ठीक है। 5 भागों में। पहला कौन सा है, ज्ञान की सुलभता। दूसरा है सृजन, ठीक है, जिसे क्रिएशन बोलते हैं। फिर जो तीसरा आता है वो होता है ज्ञान के सिद्धांत। फिर चौथा सेवाएं। फिर 5वां अनुप्रयोग। तो ये हैं। उसके बाद में आता है 15 अगस्त 1995 को कौन सा राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो 15 अगस्त 1995 को मतलब ये मिड डे मील की बात करें, ठीक है, तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, ठीक है, जिसे मिड डे मील योजना भी बोलते हैं, ठीक है। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था, ठीक है। जनसंख्या शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य, इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है, इसका जो नागरिक चेतना के विकास के लिए, नागरिक चेतना के विकास के लिए। और दूसरा कौन सा है, सीमित परिवार की जो है आवश्यकताओं के लिए। तो ये था।
तो ये ऐसे आता है पेपर, ठीक है। तो और इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, और भी जो पेपर्स हैं, ठीक है, उनकी भी मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दी है, नहीं कर दी है तो भेज दूंगा, ठीक है। आपको वहाँ से इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे दी गई है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।